और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है, बाबा बागेश्वर विवादों में आ जाते हैं या विवाद उनके पीछे पीछे आ जाते हैं या लोग विवाद खड़ा कर देते हैं। अब बाबा बागेश्वर से कौन डर रहा है और किस बात का डर है, ये आप तस्वीर देख रहे हैं। ये आज की तस्वीर है बाबा बागेश्वर की। फिलहाल महाराष्ट्र में है, बिहार आने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बिहार में घुसना नहीं दिया जाएगा ऐसे मंत्री कह रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई। ये जो लड़ाई है तेज प्रताप बनाम बाबा बागेश्वर, ये और चौड़ी हो गई। हालत ये है कि बिहार सरकार के मंत्री बाबा बागेश्वर पर हमला कर रहे हैं। कह रहे हैं बिहार में घुसने नहीं दिया जाएगा और कह रहे हैं अगर फिर भी नहीं माने तो आसाराम जैसा हाल होगा। आसाराम इस वक्त जेल में है, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। का बात बा हो रहुआ, सब ठीक बानी? जुग जुग जियाला अमर हो जा। हाँ गोड़ लागू तो बड़ा आनंद आएगा। हम बिहार आ रहे हैं। आसाराम बापू भी आए थे, कहाँ चले गए? क्या दिक्कत है? भगवान प्रभु सबका इलाज करते हैं। बाबा बागेश्वर की बिहार में एंट्री पर बवाल और बड़ा हो गया। अब बाबा की गिरफ्तारी और उन पर एक्शन लेने की जंग शुरू हो गई है। नीतीश के मंत्री तो बाबा बागेश्वर का आसाराम वाला हाल होने का दावा कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर भी आ रहे हैं बिहार दौरे पर। बाबा बागेश्वर भी आ रहे हैं। आसाराम बापू भी आए थे, कहाँ चले गए? क्या दिक्कत है? भगवान प्रभु सबका इलाज करते हैं। बाबा बागेश्वर भी आ रहे हैं। आसाराम बापू भी आए थे, कहाँ चले गए? क्या दिक्कत है? भगवान प्रभु सबका इलाज करते हैं। आसाराम रेप के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। बाबा बागेश्वर से आसाराम की तुलना कर बिहार सरकार के मंत्री ने बड़े विवाद को हवा दे दी है। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर खुद को टारगेट किए जाने का दावा पहले ही कर चुके हैं। जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। अब जरा देखिए, बाबा बागेश्वर अभी बिहार पहुंचे नहीं है, लेकिन सियासतदान, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, पक्ष और विपक्ष क्या कह रहा है। बाबा बागेश्वर को आप देख रहे हैं, ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स आप देख रहे हैं। सबसे पहले गिरिराज सिंह ने कहा बाबा बागेश्वर या कोई हिंदू धर्मगुरु आएंगे, अगर इनमें हिम्मत है तो गिरफ्तार कर लें, पूरे बिहार के मंदिरों को तहस नहस कर लें। इनमें सत्ता का नशा है, इस नशे में ऐसा कदम उठाएंगे तो इसी में जलकर भस्म हो जाएंगे। गिरिराज सिंह का कहना है सनातनी माफ नहीं करेंगे, जाग चुके हैं। तेज प्रताप कह चुके हैं धर्म को टुकड़ों में बांटने वालों को करारा जवाब मिलेगा। तैयारी पूरी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। बागेश्वर बाबा को बिहार में घुसने नहीं देंगे, लड़ाने आएंगे तो हम विरोध करेंगे, यह तेज प्रताप ने कहा। लेकिन आज अश्विनी चौबे ने कहा, केंद्रीय मंत्री रहे अश्विनी चौबे ने कहा जो जेल भेजने की बात कह रहे हैं उन्हें रावण से सबक सीखना चाहिए। जो लूटने वाला है वो बाहर रहे और जो संस्कृति की रक्षा कर रहा है वो जेल में रहे। हिम्मत है तो लालू प्रसाद को तो बाबा बागेश्वर को जेल में डाल दें। ऐसे सनातन संस्कृति का प्रचार करने वाले धर्मावलंबी ऐसे हनुमान के भक्तों को जेल में बंद करेंगे? सवाल पूछ रहे हैं। हनुमान जी को बंद करके पूंछ में आग लगा दी गई थी, क्या हुआ परिणाम? स्वर्ण महल लंका जल गया, जहां रावण का सदा सदा के लिए अंत हो गया। धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान जी के अनुयायी हैं। अगला नाम आरजेडी के चीफ जगदानंद सिंह, उनका कहना है धार्मिक उन्मादियों की जमात खड़ी हो रही है। बाबा बागेश्वर को धार्मिक उन्मादी कह रहे हैं। बाबा बागेश्वर जैसे संत को जेल में होना चाहिए। सुशील मोदी बीजेपी के नेता कह रहे हैं यदि नीतीश कुमार में हिम्मत है तो पटना आते ही संत धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार करें। महागठबंधन सरकार वोट बैंक के लिए हिंदू विरोधी हो गई है, क्या यही आपकी धर्मनिरपेक्षता है? सुरेंद्र राम मंत्री है नीतीश सरकार में, वो कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री ढोंगी बाबा हैं, ऐसे बाबाओं से हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है, उनका बहिष्कार होना चाहिए। अशोक चौधरी मंत्री है, वो कह रहे हैं आसाराम भी पटना आए थे, उनसे पूछा गया था बाबा आ रहे हैं, उनका कहना आसाराम भी आए थे, उनका क्या हाल हुआ सभी जानते हैं। आसाराम
अभी किस हाल में है वो सभी को मालूम है। क्या बाबा बागेश्वर के लिए चुनौती है ये? पप्पू यादव ने कहा ये ढोंगी बाबा है। जो सच्चे बाबा होते हैं चमत्कार की बात नहीं करते हैं। अमृतपाल की गिरफ्तारी हो सकती है तो बाबा बागेश्वर की क्यों नहीं हो सकती? चिराग पासवान का कहना है मेरी समझ में नहीं आता कि बिहार की ज्वलंत समस्याएं सरकार को दिखती है या फिर नहीं दिखती। बार बार लोगों की आस्था, लोगों के विश्वास का मजाक उड़ाना और बयानबाजी करना गलत है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं इस सियासी बयानबाजी के साथ ही क्या कुछ चल रहा है। बाबा बागेश्वर पहुंचे नहीं है लेकिन संग्राम छिड़ा है, सुनिए। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। उनको एयरपोर्ट पर घेराव मैं करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। बागेश्वर महाराज को सनातन धर्म की प्रचार करने का इजाजत नहीं। ये कौन सी सरकार है? ये सरकार तुष्टीकरण की सरकार है। धीरेन्द्र शास्त्री जो है एक ढोंगी बाबा है और ऐसे ही ढोंगी बाबाओं से हमारा जो है सनातन धर्म, हिंदू धर्म को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। ऐसे ढोंगी बाबा का विरोध होना चाहिए। ये जो है एक धर्म दूसरे धर्म के लोगों के साथ लड़वाना चाहते हैं। भारत में जो प्रेम है, भाईचारा है, उसको जो है ये खत्म करना चाहते हैं। तो पूर्ण रूप से हम ये मानते हैं कि ऐसे बाबाओं को बहिष्कार करना चाहिए। जो लुटेरे हैं वो जेल में रहे, वो बाहर रहे, उनका यही नहीं कहना है। जो लूटने वाला है वो बाहर रहे और जो संस्कृति का, सनातन का रक्षा कर रहा है वो जेल में रहे। हिम्मत है लालू प्रसाद को तो बागेश्वर बाबा को जेल में डाल देना है। हिम्मत तो जेल में डाल के देख रहे हैं। है हिम्मत, है हिम्मत, हिम्मत है तो बोलो। आइए अब हो क्या रहा है? बाबा बागेश्वर के खिलाफ पटना की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये पोस्टर लेकर पटना की सड़कों पर निकल रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। ये बाबा बागेश्वर के खिलाफ विरोध हो रहा है। एम्बियंस उठाइए। पटना की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पटना में बाबा बागेश्वर के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और सिर्फ इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर को रोकने के लिए तेज प्रताप ने अपनी सेना बनाई है। देख रहे हैं, तेज प्रताप ने अपनी आर्मी बनाई है। पिछले एक हफ्ते से इसे ट्रेंड कर रहे हैं, इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनकी तैयारी है कि बाबा बागेश्वर आएंगे, उनके साथ उनके अनुयायी आएंगे तो उनको रोकेंगे तेज प्रताप। सोचिए बिहार की पुलिस क्या कर रही है। तेज प्रताप अपनी सेना बना रहे हैं। आइए एक और तस्वीर में आपको दिखाऊंगा तेज प्रताप किस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखिए जरा, खुद जाकर उन लोगों से, उन युवकों से बात कर रहे हैं जिन्हें अपनी आर्मी में शामिल किया है। लेकिन तेज प्रताप आखिर बाबा को रोकेंगे तो क्या रोक पाएंगे, सवाल यह है। लेकिन तैयारी क्या की है, कैसे रोकेंगे, ये देखिए। सबसे आगे जो आपको नजर आ रहे हैं हरी टोपी में, ये तेज प्रताप है। आगे खड़े दिख रहे हैं आपको, हरी टोपी और हरी पैंट में। तेज प्रताप ने बाबा के विरोध का ऐलान किया और हिंदू मुस्लिम हुआ तो बाबा का घेराव करेंगे, उनका कहना है। तेज प्रताप ने विरोध के लिए यह संगठन बनाया है और संगठन में तेज प्रताप ने आर्मी भी तैयार कर ली है। उनका कहना है आरएसएस की तर्ज पर यह संगठन है डीएसएस, यानी धर्मनिरपेक्ष स्वयंसेवक संघ। तेज प्रताप ने लाठी गैंग तैयार किया है। दरअसल ये आर्मी को लाठी चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। डीएसएस के कार्यकर्ता खास ड्रेस में भी नजर आ रहे हैं जो बाबा बागेश्वर को रोकेंगे। सफेद रंग की शर्ट, हरे रंग की पैंट और हरी टोपी। कार्यकर्ता लाठी के साथ परेड कर रहे हैं। तेज प्रताप ने बाबा को चेतावनी दी है
कि धर्म को बांटने वालों को जवाब मिलेगा, बाबा को बिहार में घुसने नहीं देंगे। यह कहना है तेज का। जरा सुनिए तेज प्रताप यादव ने कहा क्या इस पर। हमने आरएसएस के लिए बनाया था डीएसएस, और डीएसएस तो है ही, डीएसएस है हमारा संगठन, तो हमारा ताकत भी देख लेंगे, तो हमारा ताकत भी देख लेंगे ना। बोलना तो आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल है भाई। सवन सेना ने तैयारी किया है तेज प्रताप जी बाबा की सुरक्षा के लिए। अब जो भी सेना तैयार करे, पूरा सेना अपना तैयार है। बोल रहे हैं कि बिहार में सरकार किनकी है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर तेज प्रताप को आपने सुन लिया। ये देखिए, ये वो जगह है जहां बाबा बागेश्वर का दरबार लगने वाला है। ये तस्वीर आप पहली बार देख रहे हैं। ये तस्वीर नौबतपुर की है। तैयारी चल रही है, बाबा के आने की तैयारी हो रही है। जो कार्यक्रम के आयोजक हैं उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। बाबा बागेश्वर यहां पहुंचने वाले हैं। लेकिन आपको बताऊं, बाबा बागेश्वर ने अपने इस दरबार में आने का न्योता नीतीश कुमार और लालू यादव को भी दे दिया। तेज प्रताप तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनके पिताजी को बाबा बागेश्वर ने बुलावा भेज दिया है। ये आप देख रहे हैं, बाबा के विरोध में है तेज। बाबा ने कार्यक्रम में किसे बुला लिया है? नीतीश कुमार और लालू यादव को न्योता भेज दिया है। 13 मई को बाबा बागेश्वर पटना आ रहे हैं। 13 मई को पहले बिहार के गांधी मैदान में उनकी कथा होनी थी। प्रशासन ने गांधी मैदान में कथा की अनुमति नहीं दी कि हम आपको गांधी मैदान में कथा नहीं करने देंगे। अब पटना के नौबतपुर में बाबा बागेश्वर का दरबार सजेगा। तस्वीर मैंने आपको दिखाई। 13 तारीख से 17 मई तक बाबा बागेश्वर कथा सुनाएंगे। करीब 30 एकड़ में कथा स्थल तैयार हो रहा है और 12 मई को कथा से पहले कलश यात्रा बिहार में निकाली जाएगी। 7,500 कलशों की यह यात्रा निकलने वाली है। यात्रा में 7,500 महिलाएं शामिल होने वाली हैं। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बाबा बागेश्वर क्या कुछ कह रहे हैं। महाराष्ट्र में बाबा बागेश्वर, उनका विरोध क्यों हो रहा है? उनका कहना है दरअसल मैं हिंदू राष्ट्र के मिशन पर लगा हूं, इसलिए बहुत से विरोधी विरोध कर रहे हैं। सुनिए। और समूचे भारत वर्ष की शान छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का जो हिंदवी राज्य की स्थापना का संकल्प था, उस संकल्प को दोहराया है। उस संकल्प को हमने सिर्फ बताया है कि भारत के हिंदू अगर तुम भूल गए हो तो बस अब जग जाओ। जो पूर्व काल में, पूर्व समय में हिंदवी राज्य की स्थापना की बात हो रही थी, हमने उसे हिंदू राष्ट्र के साथ प्रस्तुत किया है। अब लोगों का काम है, हिंदुओं का काम है, हिंदुओं को अगर सुरक्षित रहना है, हिंदुओं को अगर संरक्षित रहना है, सनातन को और आगे तक बढ़ाना है, तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करवाएंगे। और आइए अब मैं आपको बताता हूं, बाबा बागेश्वर जरूर आ रहे हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर भी चुनौती है। जिस तरह से उन्हें रोकने की बात की जा रही है, लेकिन उनकी सुरक्षा कैसी होगी, उनका काफिला कैसे होगा, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सियासी बयानबाजी के बीच बाबा बागेश्वर बिहार पहुंच रहे हैं। 5 दिन बाद राजधानी पटना के करीब उनका कार्यक्रम होगा। बाबा को हाल ही में जान से मारने की धमकी मिली थी। इसके बाद से ही धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा बेहद कड़ी है। काफिले में कई गाड़ियां होती हैं। बाबा बागेश्वर अक्सर भक्तों के बीच रहते हैं। जहां पर कथा का कार्यक्रम होता है वहां पर लाखों की भीड़ मौजूद रहती है। इसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। बाबा के अपने सुरक्षा जवान भी उनके साथ होते हैं, जो कार्यक्रम में किसी तरह की बाधा नहीं आने देते। बाबा बागेश्वर जब भी कहीं जाते हैं बेहद मजबूत सुरक्षा घेरे में होते हैं। हाल में कई विवादों के बाद उनकी सुरक्षा और कड़ी की गई। बिहार दौरे पर भी उनकी सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाएगा। कार्यक्रम को लेकर पटना के नौबतपुर के तरेतपाली में जोर शोर से तैयारी चल रही है। बाबा के इस कार्यक्रम को लेकर कहीं विरोध हो रहा है तो कहीं खुलकर समर्थन मिल रहा है। आपको बताते हैं, बाबा जब बिहार में होंगे तो उनकी सुरक्षा कैसी होगी। बाबा का सुरक्षा कवच। पटना कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 300 से ज्यादा जवान सुरक्षा में तैनात होंगे बाबा के। धीरेन्द्र शास्त्री के लिए सुरक्षा कवच तैयार रहेगा। इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी इसका नेतृत्व करेंगे। सब इंस्पेक्टर और दूसरे जवान भी तैनात रहेंगे इस दौरान। बयानबाजी के बाद सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन इस बीच बाबा का विरोध कौन कर रहा है? तेज प्रताप। बाबा को ढोंगी कह रहे हैं।
लेकिन आपको बताने जा रहा हूं एक तस्वीर के साथ कि एक तांत्रिक को आरजेडी ने खुद शामिल किया था अपनी पार्टी में। तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम है शंकर चरण त्रिपाठी। शंकर चरण त्रिपाठी तांत्रिक थे, आज बाबा बागेश्वर का विरोध कर रहे हैं। लेकिन शंकर चरण त्रिपाठी को देखिए किसने शामिल करवाया था, क्यों शामिल करवाया था, कौन है ये शंकर चरण त्रिपाठी। जब एक तांत्रिक को पार्टी में शामिल करवा सकते हैं बाबा बागेश्वर से, आखिर किस बात की परेशानी। ये आप देख रहे हैं यूपी के तांत्रिक लालू की पार्टी में रह चुके हैं। लालू ने शंकर चरण त्रिपाठी को पार्टी में शामिल किया। कहा जाता है लालू ने तांत्रिक की कई बातें मानी। लालू ने शंकर चरण त्रिपाठी के कहने पर रंगीन कपड़े पहनने शुरू किए, वरना लालू हमेशा आपने देखा होगा सफेद कुर्ते में आपको दिखे होंगे। 2015 में तांत्रिक ने कहा रंगीन कपड़े पहनो, तो लालू रंगीन कपड़े पहनने लगे। तब नीतीश के साथ आरजेडी की सत्ता में वापसी हुई लालू की। 2017 में शंकर चरण आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिए गए, यानी तांत्रिक महोदय को राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया। लेकिन बाबा बागेश्वर से दिक्कत है। सुशील मोदी ने तब तांत्रिक को लेकर घेरा था लालू को, लालू पर तंत्र साधना करने का आरोप लगाया था। और शंकर चरण त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में सेल्स टैक्स अधिकारी थे। रिटायर होने के बाद ज्योतिष की राह पर चल पड़े थे। राहुल पर बयान के बाद लालू ने इन्हें पार्टी से निकाला था। आरजेडी के बाबा बागेश्वर के विरोध पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर तांत्रिक से परेशानी नहीं थी, लेकिन एक संत से परेशानी है। बिहार के लोग क्या कह रहे हैं, सरकार और उनके मंत्री जो भी कहें, बिहार के लोगों को सुनिए जरा। आरजेडी को डर इसलिए लग रहा है कि वो हिंदू समर्थक है। बागेश्वर बाबा हिंदू को सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोग हिंदू विरोधी हैं, इसलिए डर लग रहा होगा। ऐसा तो डर लगने का कोई उपाय है नहीं। तो समर्थन की बात है कि बागेश्वर हम पूरा खुलेआम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए समर्थन कर रहे हैं, और ये लोग बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हो सकता है भी ये कारण हो सकता है। धार्मिक धर्म पाठ है और इसे किसी पार्टी का कोई सम्मेलन तो है नहीं, तो विरोध करना नहीं चाहिए। और ना इससे व्यक्तिगत किसी को फायदा और लाभ हो नहीं रहा है। तो अपना अपना सबका चल रहा है कि अपना ज्ञान पाठ करेंगे। हर किसी को धार्मिक होना चाहिए, और हर पार्टी में धर्म से जुड़े लोग हैं, हर किसी इस धर्म को सम्मान करते हैं। सब खाली बकवास है, कोई चीज नहीं है। उनको जहाँ आना है, जहाँ जाना है जा सकते हैं, आ सकते हैं। ना आरजेडी का कोई इसमें रोल है, ना इसमें बीजेपी का कोई रोल है। किसी को फायदा हिंदू धर्म को होगा। तेज प्रताप यादव जो विरोध कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है उनके विरोध से बाबा बागेश्वर का कुछ होने वाला है? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में सनातन धर्म से जो लोग आस्था रखते हैं, और खासकर बिहार में उस पर कुठाराघात होता है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन लाखों और करोड़ों की संख्या में उनके भक्त हैं, और पूरी बिहार की जनता ये साबित कर देगी कि कितने जो है सनातन धर्मी यहाँ पे सनातन धर्म को मानने वाले हैं। ये साधु संतों का देश है, और वो धर्म के प्रचारक हैं, वो अपने सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। इसमें किसी तरह का कोई टिप्पणी कोई। तो बाबा बागेश्वर पर एक और विवाद हो गया, एक और विवाद में घिर गए हैं। बाबा बागेश्वर अमूमन अपने बयानों को लेकर विवाद में घिर जाते हैं। देखिए जरा, बाबा बागेश्वर को एक और नोटिस दिया है। इससे पहले बाबा बागेश्वर किन किन विवादों में घिर चुके हैं जरा देखिए। धीरेन्द्र शास्त्री बयानों को लेकर कई बार विवादों में रहे हैं। संत तुकाराम को लेकर विवादित बयान दिया था। बाबा बागेश्वर का यह बयान वायरल हुआ था। संत तुकाराम की पत्नी उन्हें रोज डंडे से मारती है। बयान को लेकर कुनबी समुदाय ने विरोध जताया था। बाबा बागेश्वर पर केस दर्ज कराया, अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था। कहा था बाबा जादू टोना बढ़ा रहे, धर्म के नाम पर बाबा लोगों को लूट रहे। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं को लेकर भी टिप्पणी की। साईं बाबा कोई भगवान नहीं है, साईं बाबा संत और फकीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को एक और नोटिस मिला। महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने नोटिस भेजा है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की शिकायत पर यह नोटिस दिया गया है। ऐसा बयान न दें जिससे कानून व्यवस्था खराब हो, यह कहा गया है। अब जरा उनके कुछ बयान सुनिए, जिन बयानों को लेकर वो विवादों में रहे। आज का सूत्र नोट करो, क्रोध में नहीं बोध में जियो। क्या हनुमान जी को मानना अंधविश्वास है? कल के दिन ये लोग कह देंगे कि अपने बाप को मत मानो, तो वो भी अंधविश्वास कह देंगे। बाहरे भारत जो ये कहते हैं, उंगली उठाते हैं, उन वामपंथियों से हम कहेंगे इस भारत में कैंडल जलाना सिद्ध है,
लेकिन हनुमान चालीसा का उपाय बताना अंधविश्वास है। ब्राह्मण अगर इस संसार में नहीं होते तो तुम अपने बाप का नाम नहीं जान पाते। तुम कहते कथावाचकों की क्या जरूरत, मूर्ख, तुम मुझे मिल जा मैं मसल दूंगा। हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बताया। हाँ, और ठटरी को बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता देता आगे को लोग ठटरी को बरो ले आवे, हम ठटरी बाहर दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है। ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने तब उनको बाप मर गए। से ठटरी के भरे को धाम पर ला करके उसके कान में अगरबत्ती डालनी चाहिए। बाबा से जब पूछा गया इन बयानों को लेकर तो बाबा ने हमेशा कहा कि मैं बुंदेलखंडी जानता हूं और बुंदेलखंडी ऐसी ही है, ऐसी ही देसी भाषा है और मैं ऐसी में बात करता हूं, इसी में बोलता हूं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, मोदी का जादू चल गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शोमैन है। प्रचार थम गया कर्नाटक में, लेकिन प्रधानमंत्री ने कैसे हवा का रुख मोड़ दिया है ये मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। जमकर प्रचार किया प्रधानमंत्री मोदी ने भी, और कांग्रेस में देख रहे राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी प्रचार किया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे पूरी फिजा बदल दी। कांग्रेस ने जितनी भी साथ बिछाई है सभी में कांग्रेस मात खाई है। कर्नाटक में प्रचार के पहले दिन से और आज प्रचार रुकने तक कांग्रेस हर जगह बैकफुट पर है। अब देखिए जरा एक एक बयान के साथ मैं आपको बता रहा हूं। कांग्रेस ने कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, कहा 40% कमीशन लिया जाता है तभी काम होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उसको कैसे घुमाया। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस के कारनामों को उजागर किया है। राजीव गांधी ने कहा था 25 पैसा पहुंचता है, 15 पैसा पहुंचता है, 85 नहीं पहुंचता है। प्रधानमंत्री ने कहा 85% भ्रष्टाचार पर सवाल उठाया। कांग्रेस ने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मुस्लिम आरक्षण को गैर संवैधानिक है, ये धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, इसे ओबीसी का हक मारने वाला बताया। आगे बढ़िए। कांग्रेस ने कहा मोदी की तुलना जहरीले सांप से कर दी तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सांप को उन्होंने भगवान से जोड़ा और कहा सांप भगवान शिव की शोभा है, श्रीकंठेश्वर स्वामी से विषपान की ताकत मिली। कांग्रेस ने दूसरा दांव चला, मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए बजरंग दल पर पाबंदी की बात कही, बजरंग दल पर बैन कर देंगे, कार्रवाई करेंगे। मोदी ने बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ा, कहा पहले भगवान श्री राम को ताले में बंद किया, अब बजरंग बली को भी कैद करना चाहती है। उसके बाद चुनावी रैली में एक और दांव चला, क्षेत्रवाद का मुद्दा उठाया कांग्रेस ने। संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल कर अब कांग्रेस फंस गई फिर से। मोदी ने बयान की तुलना टुकड़े टुकड़े गैंग से की, कहा कांग्रेस कर्नाटक को देश से अलग करना चाहती है, इसलिए कांग्रेस का हर दांव फेल हो गया। कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अगर डाल थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पात थे, और आखिरी दांव भी फ्लॉप हो गया। देखिए कैसे, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी कर्नाटक के हुबली में थी, रैली कर रही थी। इस रैली के बाद क्या हुआ, कांग्रेस ने एक ट्वीट किया। अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं कांग्रेस का ये ट्वीट है। ये ट्वीट इतना भारी पड़ा कि चुनाव हारने तक की नौबत आ जाएगी। देखिए इस ट्वीट में क्या लिखा है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा राष्ट्रवाद पर कांग्रेस कैसे फंस गई। उसे लग रहा था इससे कर्नाटक में वोट मिलेगा, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने इस पर ऐसे घेरा कि कर्नाटक को तोड़ने की कोशिश कर रही है कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन कमीशन पहुंच गई है बीजेपी। कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग कर दी है, सोनिया गांधी पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था जो मैंने आपको दिखाया। उस ट्वीट में सोनिया की रैली के बाद वो ट्वीट किया गया। कर्नाटक के हुबली में ये सोनिया ने रैली की थी। इस रैली के बाद कांग्रेस ने लिखा ट्वीट पर 6.5 करोड़ कर्नाटक वासियों को कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी का स्ट्रॉन्ग मैसेज, कांग्रेस कर्नाटक की साख, संप्रभुता और अखंडता पर कभी आंच नहीं आने देगी। बस संप्रभुता शब्द पर कांग्रेस घिर गई। बीजेपी ने कांग्रेस के इसी ट्वीट पर सवाल उठाए। बीजेपी का कहना है कि कर्नाटक का भारत का एक महत्वपूर्ण सदस्य राज्य है,
भारत से अलग नहीं है। उसकी संप्रभुता की रक्षा का कोई भी आह्वान अलगाव के आह्वान के समान है। यह खतरनाक और घातक परिणामों वाला है। मतलब बीजेपी इस ट्वीट को देश विरोधी मानती है। उसका कहना है कि संप्रभुता शब्द एक आजाद देश के लिए इस्तेमाल होता है। कर्नाटक आजाद देश नहीं है। संप्रभुता शब्द पूरे भारत के लिए इस्तेमाल हो सकता है, अकेले कर्नाटक के लिए नहीं। सोनिया गांधी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सोनिया ने देश के संविधान का अपमान किया है और कर्नाटक की संप्रभुता की बात करके लोगों में अलगाव पैदा करने की कोशिश की है। सुनिए जरा। देश के इतिहास और कर्नाटक में सामाजिक न्याय की सदियों पुरानी परंपरा से खिलवाड़ मत करिए। खुद के राजनीतिक स्वार्थ पूरे करने के लिए कर्नाटक और देश को तबाही के रास्ते पर न ले जाइए। इस चुनाव में अब कांग्रेस के शाही परिवार ने कर्नाटक में आकर के बोला है, उन्होंने कहा है कि कर्नाटक की सॉवरेनिटी की रक्षा करना चाहते हैं। जब कोई देश आजाद हो जाता है तो उस देश को संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। कांग्रेस जो कह रही है, इसका मतलब है कि कांग्रेस कर्नाटक को भारत से अलग मानती है। कांग्रेस खुलकर कर्नाटक को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। तो प्रधानमंत्री जब कैंपेन करते हैं और किसी मुद्दे को उठाते हैं तो विरोधी अपने आप चित हो जाते हैं। पूरी ताकत सभी पार्टियों ने झोंकी है, प्रचार थम गया है। देखिए कौन कौन से नेता पहुंचे प्रचार के लिए। प्रधानमंत्री मोदी आगे से खुद लीड कर रहे थे इस पूरे कैंपेन को। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, येदियुरप्पा, खुद कर्नाटक के सीएम बसवराज बोमई, हेमंता बिस्वा शर्मा, ये पूरी टीम बीजेपी की जो इस कैंपेन को लीड कर रही थी। अब देखिए जरा कांग्रेस की तरफ से प्रचार में कौन कौन था। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और जगदीश शेट्टार, ये वो चेहरे हैं जो कांग्रेस से लीड कर रहे थे। जेडीएस तीसरी पार्टी जो कर्नाटक में मजबूत है, उसमें सबसे पहले आप देखिए खुद एचडी देवेगौड़ा, उनके सुपुत्र कुमारस्वामी, एचडी रेवन्ना और सीएम इब्राहिम, ये चार लोग जो जेडीएस से इस कैंपेन को लीड कर रहे थे। कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। बीजेपी ने देखिए हर रोज पूरी टीम लगाकर, ये आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे थे कर्नाटक में। अगली तस्वीर दिखाई। उनके अलावा योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारकों में थे, खासी डिमांड थी योगी की। अगली तस्वीर दिखाई। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कई रोड शो, रैलियां, सभाएं की हैं। इसके उलट अगली तस्वीर दिखाइए जरा। राहुल गांधी स्कूटर पर बैठ गए, हेलमेट लगाकर प्रचार करने निकल गए। अगली तस्वीर दिखाइए। राहुल के अलावा राहुल गांधी देखिए बस में भी चढ़ सवार हो गए प्रचार के दौरान। प्रियंका ने भी रोड शो किया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। प्रियंका वाड्रा को आप देख रहे हैं, प्रियंका ने भी कर्नाटक में रोड शो किया। अब जेडीएस की बात करेंगे। अगली तस्वीर दिखाइए। जेडीएस में आप देख रहे हैं खुद बुजुर्ग पार्टी के नेता एचडी देवेगौड़ा प्रचार कर रहे थे। तो कर्नाटक में कांटे की टक्कर है, किसने कितनी ताकत लगाई है वो देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। दरअसल कर्नाटक में मोदी ने 21 रैलियों को संबोधित किया। केवल 2 हफ्ते में 16 रैली और 6 मेगा रोड शो किए। इससे ज्यादा रैली उन्होंने केवल गुजरात में की थी, जबकि मोदी ने 182 सीटों के लिए 34 रैलियां की थीं। चुनाव से पहले मोदी ने कई बार राज्य के दौरे किए। तटीय और दक्षिणी कर्नाटक में योगी ने मोर्चा संभाला था, जहां बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला है। कहते हैं जो यहां से जीतेगा उसे राज्य की सत्ता मिलेगी। अब देखिए जरा, बीजेपी के अलावा सोनिया गांधी
और राहुल गांधी। कांग्रेस ने भी कर्नाटक में पूरी ताकत झोंकी हुई है। आखिरी वक्त में सोनिया भी मैदान में उतरी। राहुल गांधी और प्रियंका ने भी पूरा जोर लगाने की कोशिश की। कांग्रेस के तमाम दिग्गज चुनाव मैदान में नजर आए। पहली बार कांग्रेस इस तरह चुनाव मैदान में नजर आई है। कांग्रेस ने कर्नाटक में 65 से ज्यादा रैलियां और सभाएं की हैं। कांग्रेस के दिग्गजों ने 20 से ज्यादा रोड शो भी किए हैं। जेडीएस देखिए जरा, जेडीएस की कमान पिता पुत्र के हाथ में है और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने भी कई रैलियां की हैं। 89 साल की उम्र में भी देवेगौड़ा वोट मांगते दिखे। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी भी मैदान में डटे थे। जेडीएस के लिए यह लड़ाई करो या मरो की हो चुकी है। पिछले कई चुनाव से जेडीएस का वोट बैंक घटता जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर ने जेडीएस की मुश्किलें बढ़ा दी है। छोटे दलों ने भी जेडीएस का बंटाधार कर दिया है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं। प्रचार थम चुका है, सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जो उन्होंने संप्रभुता की बात कही, ये कांग्रेस पार्टी के सोच के मानसिक दिवालियेपन का नतीजा है। अगर कर्नाटक की संप्रभुता की बात करें तो कर्नाटक के हजारों लाखों लोगों ने जो आजादी की लड़ाई भारत के लिए लड़ी, उनका अपमान है। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ ये लोग तो खड़े रहे ही हैं। तो भारत के जो बोलते हो कि भारत के होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे लोगों के साथ जो खड़े होते हों उनके मुंह से इसी तरीके की वाणी निकलती है। माइनॉरिटीज को एक मैसेज देना चाहते हैं, हम बैन करेंगे। तुम बैन करना था, तुम 5 साल जब सिद्धारामैया सीएम जब बैन करना था, तुम बैन ही नहीं कर सकते। और जब देख लिए कि ऐसा हो रहा तो यू टर्न मारे। वीरप्पा मोइली बोले हम तो कर ही नहीं सकते। उनके प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार बोले कि हम सत्ता में आएंगे तो मंदिर बना देंगे पूरा। ये इनका है भाई। बीजेपी और कांग्रेस में सबसे बड़ा जो लड़ाई चल रही है कि उनसे बड़ा इन दोनों में हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर सबसे कौन चलेगा, ये लड़ाई हो रही है। वहां पर जनता के मुद्दे कहाँ हैं? वहां पर एक स्टेट सॉवरेंटी नहीं होती है, देश होती है। हम भारत के साथ जुड़े हैं, कर्नाटक के देश से अलग नहीं है। कांग्रेस चाहते हैं हर स्टेट को देश से अलग करना, इसको सेपरेट करना। ऐसा एक षड्यंत्र कर्नाटक में। अब आपको एक दिलचस्प जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे आप यूपी में जानते हैं जातीय समीकरण, एमपी में, बिहार में जातीय समीकरण और गणित, कर्नाटक का जातीय समीकरण शायद आप नहीं जानते होंगे, पहले सुना भी ना हो। अब मैं आपको बताता हूं कर्नाटक में क्या है जातीय गणित समीकरण, कौन किस तरफ है। सबसे पहले सबसे ज्यादा आबादी लिंगायत की है, 17%। येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से आते हैं। इसके अलावा खुद जो कर्नाटक के सीएम है बोमई साहब, वो भी लिंगायत समुदाय से आते हैं। जाति से 17% लिंगायत हैं कर्नाटक में। 75 से 80 सीटों पर लिंगायतों का प्रभाव है। बीजेपी के उसमें से 38 विधायक हैं लिंगायत, कांग्रेस के 16 विधायक हैं लिंगायत, जेडीएस के 4 विधायक हैं। 38, 16, 4। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं लिंगायत किसे सबसे ज्यादा वोट देता है। वोकालिंगा दूसरी जाति है, 14% वोकालिंगा वोटर है। 54 से 55 सीटों पर प्रभाव माना जाता है। जेडीएस के 23 विधायक हैं, सबसे ज्यादा जेडीएस के वोकालिंगा 23 विधायक, कांग्रेस के 11 है वोकालिंगा विधायक, बीजेपी के 8। अब इसी रेशियो में समझिए कि वोकालिंगा किसके साथ ज्यादा है। एससी एसटी की बात करें, 27% एससी एसटी है और खुद खड़गे उसी से आते हैं। 40 से 41 सीटों पर एससी एसटी का असर है। बीजेपी के 24 विधायक हैं, कांग्रेस से 17 विधायक एससी एसटी और जेडीएस से 7 विधायक हैं। अब आ जाइए मुसलमान, 13% मुस्लिम आबादी है कर्नाटक में, 40 सीटों पर प्रभाव है। कांग्रेस के 7 विधायक हैं मुसलमान। ओबीसी 12% है, 24 सीटों पर प्रभाव है। बीजेपी के 13 विधायक हैं ओबीसी, कांग्रेस के 8 विधायक, जेडीएस का 1 विधायक ओबीसी है। अब कोरबा, जिससे सिद्धारमैया आते हैं, कांग्रेस के पूर्व सीएम रहे, 7% कोरबा जाती है। 10 से 12 सीटों पर प्रभाव माना जाता है। कांग्रेस के 9 विधायक कोरबा हैं और जेडीएस के 2 विधायक हैं, बीजेपी का 1 विधायक है। यह जातीय गणित है। अब आप बखूबी समझ सकते हैं कर्नाटक के चुनाव को और कर्नाटक की पॉलिटिक्स को नजदीक से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पिछले कई दिन से, रिलीज से पहले से बवाल चल रहा है, अब यह बवाल सियासी बवाल में बदल चुका है। लेकिन सियासी बवाल के बावजूद फिल्म मालामाल हो रही है। फिल्म की कमाई पर कोई असर नहीं है, फिल्म की कमाई और बढ़ गई है।
लोग ज्यादा देख रहे हैं फिल्म को। अब कौन कौन देखने वाला है आम लोगों के अलावा? देखिए खास लोग। अगली तस्वीर दिखाइए। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब कल पिक्चर देखने पहुंचे पूरी टीम के साथ। द केरला स्टोरी देखी जेपी नड्डा ने। अगली तस्वीर दिखाई जरा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप देख रहे हैं जो हॉल में बैठे केरला स्टोरी देखने गए थे। अनुराग ठाकुर भी। अगली तस्वीर दिखाइए। दूसरी तरफ ओवैसी फिल्म का विरोध कर रहे हैं और इस विरोध हंगामे के बीच फिल्म खूब कमाई कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। केरला स्टोरी को लेकर कोई बेचैन है तो कोई लगा रहा है इस फिल्म पर बैन। मतलब यह कि फिल्म पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। यह बवाल इतना बड़ा है कि इसमें पक्ष और विपक्ष दो धड़े बन गए। एक पक्ष फिल्म की तारीफ कर रहा है, इसे नए तरह के आतंकवाद की असली तस्वीर कह रहा है। बम, बंदूक, पिस्तौल ये आतंकवाद के साथी रहे हैं, लेकिन ये जो नए किस्म का आतंकवाद है जिसका बहुत ही भयानक रूप है, इसको द केरला स्टोरी इस साजिश का पर्दाफाश करती है। वहीं फिल्म और इसके मकसद पर सवाल उठाने वालों की भी कमी नहीं। मतलब यह कि केरला स्टोरी पर सियासत स्वाद अनुसार हो रही है। प्रधानमंत्री एक्टर के साथ साथ पिक्चर के प्रोमोटर भी बन गए और एक पिक्चर को प्रमोट करते वो भी झूठी। भाई और पिक्चर बनाने वालों से हम ये पूछना चाह रहे हैं फिक्शन है या फैक्ट है? तुम कब तक मुसलमानों को बदनाम करके झूठ बोल के अपना पेट पालोगे? कब तक? थोड़ा शर्म रखो। फिल्म को लेकर जितना सवाल और बवाल बढ़ा है उसकी कमाई में उतना ही उछाल आ रहा है। यानी विरोध और बैन की तलवार केरला स्टोरी के लिए फायदे की बात साबित हो रही है। और आइए, एक तरफ सियासत हो रही है, हंगामा हो रहा है, दूसरी तरफ फिल्म पर बैन हो रहा है। ममता बनर्जी को आप देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी पर बैन लगा दिया गया। वजह क्या बताई जा रही है फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की, आपको बताता हूं। कुछ और राज्यों में भी बैन लगाया गया, कुछ जगह पर टैक्स फ्री कर दिया गया, कल मैंने आपको बताया था। लेकिन आज बैन क्यों हुआ? पश्चिम बंगाल में इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाया गया। सीएम ममता बनर्जी ने इस बैन का ऐलान किया। खुद मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में हर जगह फिल्म का प्रदर्शन रोक दें। द कश्मीर फाइल्स फिल्म से इसकी तुलना की है। कहा एक वर्ग को अपमानित करने वाली फिल्म है ये। फिल्म में गलत तरीके से पेश की गई है कहानी। मनगढ़ंत तथ्यों से केरल को बदनाम करने की साजिश है। बीजेपी के लोगों ने यह फिल्म बनवाई है। ये बंगाल फाइल्स की भी योजना बना रहे हैं। ऐसी फिल्मों से क्या तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राज्य में हिंसा और नफरत की साजिश नहीं चलेगी। राज्य में शांति व्यवस्था के लिए हमने कड़ा फैसला लिया है। तमिलनाडु में भी फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है, जबकि केरला स्टोरी फिल्म सोचिए केरल में चल रही है। कुछ शोज रद्द जरूर किए गए थे, लेकिन केरला में फिल्म चल रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अनुराग ठाकुर और तरुण चोक। ममता जी द केरला स्टोरी फिल्म को बैन करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ममता बनर्जी जी आप तुष्टीकरण की राजनीति में ना फंसें, बेटियां ऐसे जाल में ना फंसें जो उनको जन्नत की बजाय जहन्नुम में ले जाने का काम कर रही हो, आतंकवादी संगठनों के लिए उनकी रिक्रूटमेंट कर रही हो। उनको अगर हम इस फिल्म के माध्यम से किसी निर्माता निर्देशक ने दिखाने का काम किया है तो जहां देश देख रहा है, दुनिया देखेगी, वहां बंगाल को इससे वंचित मत रखिए। क्योंकि महिलाएं जागरूक होंगी, बेटियां जागरूक होंगी तो इन वैश्विक आतंकी संगठनों के जाल में नहीं फंसेंगी। सुश्री ममता बनर्जी चाहती हैं कि भारत की बेटियां आतंकवाद की भेंट चढ़ती रहें, वो सीरिया के ह्यूमन बम्स चेन का हिस्सा बनी रहें। और सुश्री ममता बनर्जी तो कुछ भी कर सकती हैं, वो आज के भारत की मॉडर्न जिन्ना है, उनका अवतार है। अब सोचिए जरा, विरोध हो रहा है जमकर, हंगामा हो रहा है, लेकिन फिल्म बम्पर कमाई कर रही है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कमाई का आंकड़ा। देखिए जरा, पिछले 3-4 दिन में कितनी कमाई हुई है। फिल्म का बजट 40 करोड़ रुपए बजट है। 40 करोड़ में पूरी फिल्म बन गई। रिलीज से पहले जमकर बवाल और विवाद हुआ। विवाद का असर क्या हुआ? फिल्म की खूब चर्चा हो रही है। हर शख्स फिल्म को जान गया है। रिलीज के पहले दिन की कमाई देखिए जरा कितनी।
8 करोड़ रुपए पहले दिन कमाए, 8 करोड़। दूसरे दिन 11 करोड़ रुपए कमा लिए, तीसरे दिन 17 करोड़ रुपए कमा लिए, 3 दिन में 35 करोड़ रुपए कमा लिए। फिल्म बनी है 40 करोड़ में, 35 करोड़ कमा लिए। कमाई का अनुमान है 100 करोड़ से ज्यादा कमाएगी फिल्म। फिल्म की कहानी लड़कियों का धर्म परिवर्तन पर है और केरल की कहानी है इस फिल्म में। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि फिल्म का जो हाल है, 4 दिन में लगभग लागत वसूल ली है फिल्म ने और 100 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो सकती है। सुनिए जरा फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्या कह रहे हैं। चाहे कुछ लोगों ने विरोध किया हो, चाहे कुछ लोगों ने सपोर्ट किया हो, पर इस विषय को अब एक नेशनल लेवल पे कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। फ्राइडे से कम 20 से 30% कलेक्शन ज्यादा है, जबकि मंडे टिकट के रेट्स कम होते हैं। फ्राइडे के मुकाबले मंडे टिकट की प्राइस कम होती है, उसके बावजूद कलेक्शन में अगर 20 to 30% जंप है तो इसका मतलब यह है कि कम से कम फ्राइडे के मुकाबले 40 से 45% लोग ज्यादा इस फिल्म को आज देख रहे हैं। तो ये लोगों का जवाब है। ये प्रोपेगेंडा फिल्म होती तो लोग इसे उठा के बाहर फेंक देते हैं। ये तीनों लड़की की कहानी बोलने के लिए कोई पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों लड़की रियल है। ये तीनों लड़की को हमने फैब्रिकेट नहीं किया, हमने टेस्टिमोनी डाला फिल्म में। इसके बाद जो आप लोगों की पॉलिटिकल सवाल है ना, दुख होता है इस बात की कि इस देश में लड़कियों का कीमत नहीं है, इस देश में पॉलिटिक्स का कीमत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और खबर है, चुनाव से जुड़ी खबर है। योगी के बुलडोजर तो आपने देखे होंगे पहले, आज मैं आपको अखिलेश के बुलडोजर दिखाऊंगा। अखिलेश भी बुलडोजर लेकर पहुंच रहे हैं। योगी बनाम अखिलेश यूपी में हो रहा है निकाय चुनाव का, दूसरे चरण का निकाय चुनाव शुरू हो रहा है। योगी रैली कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर। योगी ने सबसे ज्यादा रैलियां और सभाएं की हैं अब तक। अगली तस्वीर दिखाई जरा। अखिलेश यादव ने भी कुछ रैलियां की। कल योगी अलीगढ़ में थे, आज अखिलेश यादव अलीगढ़ में थे। अगली तस्वीर दिखाइए। अखिलेश, ये योगी की रैली की तस्वीर है जहां देखिए बुलडोजर में लोग बैठकर पहुंचे थे। ये देख रहे हैं, रैली में बुलडोजर पहुंचे और बुलडोजर पर लोग थे। बाबा की रैली थी। अब अखिलेश की आजमगढ़ की रैली दिखाई। अगली तस्वीर दिखाई, अलीगढ़ की रैली। समाजवादी पार्टी की रैली में अब पहली बार बुलडोजर देख रहे होंगे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। ये समाजवादी पार्टी की रैली है। बाबा के बुलडोजर का इतना असर है कि देखिए समाजवादी भी अब बुलडोजर लेकर जा रहे हैं। झंडा लिए, लाल टोपी लगाए और अखिलेश की रैली में भी बुलडोजर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब बुलडोजर ही मिट्टी में मिलाएगा और बुलडोजर ही चुनाव जिताएगा। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव में भी बुलडोजर का जोर है। जहां जहां योगी जा रहे हैं वहां वहां बुलडोजर का शोर है। लोग चुनावी रैलियों में बुलडोजर लेकर पहुंच रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, बुलडोजर पर लिखा है बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, यूपी में माफिया हाँफ रहे हैं। तो दूसरे बुलडोजर पर लिखा है नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। इन तस्वीरों के मायने साफ है, यूपी की जनता को योगी का बुलडोजर पसंद है। सीएम योगी को भी इस बात का एहसास है। उन्हें 13 मई के रिजल्ट का एहसास अभी से होने लगा है। देखो, विकास भी कराएंगे लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। एक तरफ विकास है और विकास के साथ साथ माफिया के खिलाफ बुलडोजर भी है। यूपी में बुलडोजर की ऐसी मार पड़ी कि समाजवादी पार्टी को सूझ नहीं रहा कि वो इसका जवाब कैसे दे। तो सपाई भी अब अपनी सभाओं में बुलडोजर लेकर पहुंचने लगे। मतलब बुलडोजर पर ही अब अखिलेश की सियासत टिकी है। अलीगढ़ में ही भी देखा मैंने, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जेसीबी से फूल बरसाए थे। यही फर्क है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी बनाने में विश्वास नहीं करती, कोई चीज ठीक करने के में विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ करना, लोगों के बीच में नफरत पैदा करना, खाई पैदा करना,
और भाषा ऐसी इस्तेमाल करते हैं जिसकी आप तर्जुमा नहीं कर सकते। यूपी में 2 चरणों में निकाय चुनाव है। पहले चरण की वोटिंग 4 मई को हो चुकी है, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी। योगी भी रैली कर रहे हैं, अखिलेश भी रैली कर रहे हैं, दोनों को सुनिए जरा। कूड़े का है, गंदगी का है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना कूड़ा इकट्ठा किया है, ये 1 साल में नहीं जा पाएगा, बड़ा समय लगेगा कूड़ा हटाने में। और बीजेपी की गंदगी देख लो आप, इस गंदगी को हटाना है, इस बीजेपी को हटाना है। ये बीजेपी ने गंदे नाले छोड़े हुए हैं, ये कूड़ा भरा पड़ा है बीजेपी का। आपने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का भी बयान पढ़ा होगा, उनका बयान भी ये व्यक्त कहता है। वो कहते हैं नगर निकाय चुनाव में हमारी रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि वो कूड़ा उठाने का चुनाव है, यानी कूड़ा उठाना उनको ये लगता है जैसे उनकी प्रतिष्ठा की विपरीत है। ये कूड़ा नहीं, ये सपा बसपा के कचड़े को साफ करने का चुनाव है, उनकी गंदगी को सफाई करने का, उनकी अराजकता को, उनकी अवसरवादिता को साफ करने का चुनाव है। अगर लॉ एंड ऑर्डर देखना है तो एनसीआरबी के आंकड़े देख लो, क्या अपराधी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है? ये कोई मुद्दा नहीं है। जो लोग पहले आतंक के बल पर गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे, आज गले में पत्ती लटका करके जाने के लिए मजबूर हुए हैं। आज व्यापारी को कोई व्यापारी रंगदारी नहीं देता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव है 11 तारीख को, उसकी तैयारी योगी और अखिलेश कर रहे हैं। खबर यूपी से ही अगली, इंशाअल्लाह हिसाब पूरा लेंगे। ये कौन कह रहा है आपको बताऊं। अतीक और अशरफ पर जो गोलियां चली, जो हत्या हुई, उसके हिसाब की बात हो रही है। और अली, ये अतीक के सुपुत्र हैं अली, जो फिलहाल जेल में। अगली तस्वीर दिखाई, कहा जा रहा है अली बदला लेंगे। ये देख रहे हैं, ये जो हत्या हुई, इस हत्या का बदला लेंगे। आइए पहले जरा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको बताऊंगा कि कौन है जो अतीक और अशरफ की हत्या का बदला लेने की बात कर रहा है। इंशाअल्लाह हिसाब पूरा लेंगे। डॉन का बदला लेने की खुली धमकी। डॉन का बेटा लेगा अतीक की हत्या का बदला। सोशल मीडिया पर किया गया धमकी भरा पोस्ट। प्रयागराज में खुलेआम डॉन अतीक को गोलियों से भून दिया गया। 3 शूटर्स ने अतीक और अशरफ को कुछ ही सेकंड में ढेर कर दिया। अतीक के जनाजे में शामिल होने वाला तक कोई नहीं बचा। एक बेटे को पुलिस ने एनकाउंटर कर ढेर कर दिया। अतीक के 2 बेटे जेल में हैं। पत्नी शाइस्ता योगी की पुलिस से छिपती घूम रही है। बाकी 2 बेटे अभी बाल सुधार गृह में हैं। लेकिन अब अतीक का बदला लेने की धमकी दी जा रही है। कौन है जो अतीक के मर्डर के हिसाब लेने की चुनौती दे रहा है? कौन है जो खुलेआम बदला लेने की धमकी दे रहा है? और आइए अब आपको दिखाते हैं कि क्या लिखा जा रहा है। कौन है जो यह दावा कर रहा है कि अतीक और अशरफ की हत्या का बदला लिया जाएगा। यह आप देख रहे हैं, ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं। ट्वीट पर लिखा, अतीक की हत्या के बदले की धमकी दी गई। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है और इस पोस्ट में अतीक के बेटे का वीडियो है। लिखा है, अभी नस्ल खत्म नहीं हुई है, अतीक का बेटा अली अभी जिंदा है। हालात, वक्त, सत्ता बदलेगी, फिर इलाहाबाद भी बोला जाएगा, हिसाब भी पूरा लिया जाएगा। द सज्जाद मुगल नाम से ट्वीट किया गया है ट्विटर हैंडल से, और यह अकाउंट ट्विटर पर वेरीफाइड है जिससे ट्वीट किया गया। मुसलमानों को लेकर पहले भी इस हैंडल से कई ट्वीट किए गए हैं। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं सज्जाद का ट्विटर हैंडल। यह है, इनका नाम है द सज्जाद मुगल, वेरीफाइड अकाउंट है। और इससे यह धमकी दी गई है कि अतीक और अशरफ की हत्या का बदला लिया जाएगा और इनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो गई है। प्रयागराज के साइबर थाने में केस दर्ज हुआ है और अकाउंट हैंडलर को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने एफआईआर में कई धाराएं लगाई हैं। आईपीसी की धारा 505(2) लगाई गई है इसमें, मतलब विभिन्न समुदाय में शत्रुता पैदा करना, फैलाना। 3 साल तक की इसमें सजा हो सकती है। आईटी अधिनियम 2008 की धारा 66 लगाई गई है,
मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आपत्तिजनक पोस्ट करना, 3 साल तक जेल हो सकती है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में आइए अब आपको सुनवाता हूं वो शख्स जीशान जिसे पहले धमकी दी अतीक और अशरफ और उनके गुर्गों ने, उसको सुनिए क्या कह रहा है। 5 लड़के में सबसे खूंखार लड़का अली है, जो अपने अब्बा चच्चा कदम पे चल रहा था। हम लोग अतीक अहमद से कम पीड़ित थे, उनकी बेगम साइस्ता परवीन से ज्यादा पीड़ित थे। ठीक है ना, माफिया तो असली में वही माफिया है। अतीक अहमद तो जेल में था, साम्राज्य तो चला ही रही थी, वसूली इन्हीं के पास जा रही थी, पैसे सब गुर्गे इन्हीं के पास पहुंचा रहे थे। अब इस बीच आपको बताऊं, जिस शख्स ने ट्वीट किया वो कह रहा है अली बदला लेगा। ये अली, अतीक का बेटा अली, जो फिलहाल जेल में है। कहा जा रहा है अली बदला लेगा, लेकिन अली जेल में है और अली पर शिकंजा कसने की तैयारी हो गई है, क्योंकि अली पर पहले से आरोप है। और एक और आरोप अली पर लगा है, उमेश पाल की हत्याकांड की जानकारी अली को थी। अतीक के बेटे अली पर यह शिकंजा कसा है। पुलिस पूछताछ में अली ने कई राज उगले हैं। मिली जानकारी के आधार पर बरामदगी हुई है। अतीक के वकील ने अली का नाम लिया है और अली के बारे में कई बड़े खुलासे किए। दावा है नैनी जेल से अली गुर्गों के संपर्क में था। जेल से ही अपने गुर्गों से अली बात करता था। गुलाम साबिर और गुड्डू नैनी जेल भी गए थे। अली का दोस्त बताकर एंट्री दर्ज कराई थी। जेल में मुलाकात उमेश की हत्या से पहले हुई। दावा है कि जेल में अली ने हत्या को लेकर टिप्स दिए। अली ने हत्याकांड का प्लान और मजबूत करने को कहा। दिन दहाड़े हत्या को लेकर शूटर्स को कुछ निर्देश भी अली ने दिए थे। अब संभावना है कि एसआईटी अली की रिमांड भी ले सकती है। बहरहाल रोज नए खुलासे हो रहे हैं, अतीक और अशरफ की हत्या के बाद, उमेश पाल की हत्या के बाद। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।